एक आने के दो समोसे। हरीश दुबे जी उन दिनों की है जब एक आने के दो समोसे आते थे और 1 रुपए का 16 सेर गुड़। अठन्नी चवन्नी का जमाना था तब। प्राइमरी स्कूल के बच्चे पेन पेंसिल से कागज पर नहीं बल्कि नेजे या सरकंडे की बनी कलम से खड़िया की सफेद स्याही से लकड़ी के तख्ते की बनी हुई पट्टी पर लिखा करते थे। वो भी क्या दिन थे जब पट्टी को घुट्टे से घिस घिस कर चिकना किया जाता था। उस लिखने में मजा ही कुछ और था। पट्टी की एक तरफ 1 से 100 तक की गिनती और दूसरी तरफ 2 से 10 तक के पहाड़े लिखकर मास्टर जी को दिखाकर उसे पानी से धो दिया जाता था और फिर पट्टी की मुठिया को पकड़कर हवा में जोर जोर से हिला हिला कर सुखाया जाता था। और साथ ही साथ गाने का आनंद भी तो उतना ही अच्छा लगता था जब क्लास के सभी बच्चे गाना गाते थे और गाना गा गा कर पट्टी सुखाते थे। सबको याद था ये गाना। सुख सुख पट्टी चंदन घुट्टी। राजा आए महल बनाया, महल के ऊपर झप्पड़ छाया, झप्पड़ गया टूट पट्टी गई सूख। हालांकि इस गाने का अर्थ तो आज तक मुझे पता नहीं चल पाया, पर हाँ इतना जरूर था कि पट्टी सूख जरूर जाती थी। पता नहीं, हो सकता है इसके पीछे कोई तर्क रहा हो, पर कोई बात तो जरूर ही रही होगी। अपने बुजुर्गों के कार्य करने की शैली या बुद्धिमत्ता पर जरा भी संशय करना या प्रश्न उठाना उचित सा नहीं लगता। शायद बच्चों को गाना सिखाने उद्देश्य रहा हो। आज जैसे गाने तब शायद नहीं थे। जॉनी जॉनी यस पापा या बाबा ब्लैक शीप या टिंकवल टिंकवल लिटिल स्टार जैसे गानों का प्रचलन ही कहाँ था तब। अंग्रेज और अंग्रेजियत का प्रभाव इतना तब नहीं था जितना अब और आज है। तब हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियत की बू गर्व मानी जाती थी जितनी कि आज अंग्रेजियत की बू। और जब पट्टी सूख जाती तो उसे घुट्टे से घिस घिस कर चिकना करने और फिर कलम से लिखने में जो आनंद आता था वह आनंद आज के लैपटॉप या कंप्यूटर की कीबोर्ड पर अंगुलियां घुमाने में कहा। नेज़े की कलम से खड़िया की सफेद स्याही को बुदक्के में भरकर बार बार कलम को डुबाकर एक एक अक्षर को मोती सा ताकना कितना मनभावन होता था। और वह भी टाट के बोरे पर बैठकर। कोई फर्नीचर नहीं, कोई सीटिंग अरेंजमेंट नहीं, बस जहां बोरा बिछा दिया बन गया वही क्लासरूम। और रिसेस के बाद तो पूरे स्कूल की सभी कक्षाएं 2 भागों में बंट जाती थीं और फिर शुरू हो जाता था 2 से 25 तक के पहाड़ों का बोलना। एक टीम बोलती 2 एकम 2 तो दूसरी बोलती 2 दूना 4 और इसके बाद फिर ढिया, अधधा, पौना और सबैया। सबको सब कुछ तोते की तरह रटे पड़े थे। रोजाना जो बोलने पड़ते थे, दिमाग ही कैलकुलेटर और कंप्यूटर बन जाता था। गलती करने पर 5 संटी की सजा तो सामान्य सजा ही मानी जाती थी। शीशम की संटी का ही प्रचलन था तब और हर संटी पर चींख सी निकल जाती थी बालकों की। पर मजाल है कि कोई वाली आकर कह दे कि मास्टर जी आपने मेरे बालक को क्यों मारा। हाँ, ऐसा तो जरूर कहने आते थे कि मास्टर जी अगर ये कोई गलती करे तो इसे मार मार कर सुधारिए, इसे अपना बच्चा ही समझिए। आत्मीयता भी थी तब और कर्तव्य का बोध भी। और इतना ही नहीं, इससे बड़ी सजा होती थी मुर्गा बनाने की। यानी अगर गलती करोगे तो फिर मनुष्य योनि से मुर्गा योनि में प्रवेश। और कुछ समय के लिए मुर्गा बना दिया जाता था और कभी कभी तो निर्जीव कुर्सी भी बना दिया जाता था और उस बाल कुर्सी पर किसी बालक को बैठा भी दिया जाता था या फिर सिर पर ईंट रख दी जाती थी और ईंट गिरने पर फिर वही 5 संटी की सजा। जी हाँ, वही शीशम की संटी। चरित्र निर्माण और न्याय के साथ कोई समझौता नहीं किया जाता था। निष्पक्ष न्याय होता था मास्टर जी के दरबार में। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता था। यूं तो मेरी गिनती स्कूल के अच्छे बच्चों में होती थी और सभी शिक्षकों का स्नेह मेरे ऊपर रहता था, फिर भी मुझे सबसे अधिक डर लगता था तो वो थे मेरे स्कूल के हेडमास्टर साहब। और हेडमास्टर साहब अगर सबसे अधिक किसी को प्यार करते थे तो वह मैं था। कारण मुझे पता नहीं,
पर मैं तो यह ही मानता था कि मैं पढ़ने में होशियार हूँ और हेड मास्टर जी का सब काम दौड़ दौड़ कर देता हूँ। मसलन चौक लेकर आना या बोर्ड को साफ करके रखना, या फिर जब कभी उनका आदेश होता तो बाहर लगे हैंडपंप से ठंडे ठंडे पानी का गिलास भर कर ले आना। पानी तो वे अक्सर मेरे हाथ का ही पिया करते थे, और मैं भी पानी लाने में सफाई का बहुत ध्यान रखता था, शायद इसलिए या और कुछ, पर कारण का मुझे पता नहीं। उन्हीं दिनों म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव होने वाले थे और प्राइमरी स्कूल्स म्युनिसिपल बोर्ड के अंतर्गत आते थे। चुनाव संबंधी कार्य प्राइमरी स्कूल्स के टीचर्स और हेडमास्टर्स को सौंपे गए थे और सभी शिक्षकों को निर्धारित वार्ड में जाकर चुनाव की वोटिंग पर्चियों को बांटना तथा अन्य कार्य सौंपे गए थे। हेडमास्टर साहब को जो वार्ड सौंपा गया था उसी वार्ड में मेरा घर था, और यह सब काम स्कूल छूटने के बाद ही करना होता था। शाम का समय था, घर के बाहर चौक में मैं अपने साथियों के साथ खेल रहा था और इसी समय हेडमास्टर साहब का आना हुआ। हेडमास्टर साहब को देखते ही खेल तो तुरंत बंद हो गया और सभी साथी जिज्ञासावश हेडमास्टर साहब के पास पहुंच गए। पर मैं दौड़कर घर पहुंचा और माता जी को बताया कि मेरे स्कूल के हेडमास्टर साहब बाहर आए हुए हैं, आथ वे घर से बाहर न निकलें और घर के अंदर ही रहें। उन दिनों पर्दा प्रथा का प्रचलन था और मेरे संस्कारों के हिसाब से मेरी माता जी को हेडमास्टर साहब के सामने जाना सर्वथा अनुचित ही था। आठ मैं अपनी माताजी के पैरों से लिपटकर धक्का देते देते उन्हें दरवाजे के अंदर ले जाने का प्रयास करने लगा, यह सोचकर कि अगर मेरे हेडमास्टर साहब ने मेरी माताजी को देख लिया तो लोग क्या कहेंगे। और उधर जितनी तेजी से मैं माताजी के पैरों से लिपटकर उन्हें घर के अंदर की ओर धक्का दे रहा था, उससे दुगनी तेज गति से हेडमास्टर साहब मेरी माताजी की ओर बढ़े आ रहे थे। इतनी स्फूर्ति मैंने हेडमास्टर साहब में कभी भी नहीं देखी थी। इस दौड़ में मैं तो हार ही गया और हेडमास्टर साहब अपने लक्ष्य पर पहले पहुंचने में सफल हो गए और हेडमास्टर साहब ने झुककर माताजी के पैर छू ही लिए। गले से लगा लिया था हेडमास्टर साहब को। माताजी ने आशीर्वाद की वर्षा हो रही थी। मैं कभी हेडमास्टर साहब को तो कभी माताजी को और कभी अपने आप को देख रहा था। क्या माजरा है, कुछ भी तो समझ में नहीं आ पा रहा था। मेरे स्कूल के हेडमास्टर साहब, जिनकी छाया मात्र से ही मैं थर-थर कांपने लगता था, वे हेडमास्टर साहब मेरी माताजी के पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। समझ नहीं आ रहा था कि मेरे हेडमास्टर साहब धन्य हैं या मेरी माताजी धन्य हैं या फिर मैं। पर धन्य तो हमारी भारतीय संस्कृति है जिसने हमें ऐसे संस्कार दिए। हम उन्हें भूल ही जाएं तो इसमें संस्कृति का क्या दोष। कैसे हो बेटा, सब ठीक ठाक है न? इधर काफी समय से मिले नहीं, कोई परेशानी तो नहीं है? माताजी ने बड़े ही स्नेहिल भाव से हेडमास्टर साहब से पूछा। बस माताजी, आपका आशीर्वाद है। गांव गया था, बेटी की शादी कर दी है, लड़का गांव में ही लेखपाल है, बाकी सब ठीक है, हेडमास्टर साहब ने माताजी से कहा। चलो अच्छा हुआ बेटा, एक जिम्मेदारी तो पूरी हुई। कभी कभार तो घूम जाया कर, चिंता बनी रहती है, माताजी ने प्यार भरे लहजे में कहा। माताजी से मिलने के बाद हेडमास्टर साहब अपने चुनाव काम में व्यस्त हो गए। मोहल्ले में चुनाव की पर्चियां बांटकर चले गए, पर आज तक वे मेरे मन से नहीं जा सके और विनम्रता का पाठ सिखा गए। हेडमास्टर साहब ने मेरी माताजी के पैर क्या छुए, मेरे मन को ही छू गए। मैंने माताजी से पूछा तो उन्होंने बताया, बेटा तेरे हेडमास्टर साहब को तेरे पिताजी ने पढ़ाया था, इसलिए वे मेरे पैर छूते हैं। मैं उनकी गुरु माँ हूं न। और तब मैं समझ पाया था गुरु और माँ की महिमा को। सच में माँ तो आखिर माँ ही होती है। दूसरे दिन स्कूल पहुंचकर सबसे पहले मैंने गुरुजी के पैर छुए थे। सच में मैंने पैर ही नहीं,
उनका हृदय ही छू लिया था। भरी क्लास में गोदी में उठाकर गले से लगा लिया था हेड मास्टर साहब ने। बजरसा हिमालय पानी पानी होते देखा था उस दिन मैंने, और मेरी आंखों से गंगा ही तो वह निकली थी। और तब जाना था मैंने कि आशीर्वाद की गंगा तो चरणों से ही निकलती है और धारण की जाती है ललाट पर।